हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इससे पहले जानते हैं कि एक्सियल लाइन हम डिस्कस किया था और इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। उसकी जो मेन रिजल्ट्स थे उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए ये डाइपोल है, दिस इज -q चार्ज, दिस इज +q चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, ठीक है। ये इसका सेंटर O था। हमने किसी पॉइंट P पर अलोंग द लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस, है ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, उसी के अलोंग जो लाइन जा रही है उसी लाइन को हमने क्या कह दिया था, दिस इज द एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर हमने क्या फाइंड आउट किया था, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस एक्सियल लाइन, इट कम्स आउट टू बी 2p डिवाइडेड बाय 4πε0 r क्यूब, जहां r जो है ये डिस्टेंस था सेंटर O से लेकर के, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर O था वहां से लेकर के जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे उस तक का डिस्टेंस कितना था, r था, ठीक है। P यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वेक्टर था, लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैंने क्या नाम दे दिया, P ही नाम दे दिया। वैसे डायरेक्शन क्या थी P की, -q से लेकर के +q तक, है ना। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लग रहा है, ठीक है। इसी डायरेक्शन क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लग रहा है उसी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर आप फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, एक्सियल लाइन। उसी लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, एक्सियल लाइन। तो ये भी एक पॉइंट है अपने पास याद रखने के लिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लग रहा है उसी डायरेक्शन में ही आपने किसी पॉइंट P पर अगर फाइंड आउट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड या करना है आपने, उसी लाइन को हम क्या नाम देंगे, एक्सियल लाइन नाम देंगे। और इसकी जो स्ट्रेंथ है या मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2p डिवाइडेड बाय 4πε0 r क्यूब, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या आई थी, देखिए +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में था, है ना, और -q चार्ज की वजह से इनवर्ड यानी इस डायरेक्शन में था। और मैंने ये कहा था कि जो +q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा देन -q चार्ज की वजह से। क्यों? क्योंकि +q चार्ज जो है वो पॉइंट P के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। +q चार्ज जो है पॉइंट P के ज्यादा नजदीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, कहां पर, पॉइंट P पर, देन -q चार्ज, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो +q जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में अपना क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किस पॉइंट P पर, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड फ्रॉम पॉइंट P in direction of, देखिए अगर O से लेकर के P तक का डिस्टेंस को आप कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आउटवर्ड होगा पॉइंट P पे इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। ये एक्सियल लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन के बारे में। सेकंड है इक्वेटोरियल लाइन। ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज -q चार्ज, दिस इज +q चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a एंड दिस इज द सेंटर O, ठीक है।
तो मैंने ये कहा था कि ये एक्सियल लाइन है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होगी ये वाली, इसी को क्या नाम देंगे, इसी को क्या नाम देंगे हम, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट किया था। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं देखिए माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी, और जिधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लग रही है उसके जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है, ठीक है, उसी लाइन को हमने क्या नाम दिया है, इक्वेटोरियल लाइन नाम दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, और देखिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी इस डायरेक्शन में आई थी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, यानी कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से आउटवर्ड, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इनवर्ड, और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आई थी। ठीक है, रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आई थी। cos थीटा वाला कंपोनेंट था, क्योंकि sin थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर गया था, कैंसिल कर गया था, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के थे और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों लग रहे थे। तो cos थीटा वाला कंपोनेंट था जो किस डायरेक्शन में आया, अपना इस डायरेक्शन में आया। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है देखिए, ये इक्वेटोरियल लाइन है, यानी इक्वेटोरियल लाइन के जो परपेंडिकुलर में लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द डायरेक्शन, ऐसे कह सकते हैं हम कि द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन, ऐसे कह सकते हैं। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा पॉइंट पी पर, एंड इट्स मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ हम ऐसे कह सकते हैं, कहां पर, एट पॉइंट पी। उसकी वैल्यू कितनी आई थी, उसकी वैल्यू तो p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये आई थी। ठीक है, ये वैल्यू थी। r जो डिस्टेंस था वो था सेंटर ओ से लेकर के जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस क्या था, r था। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है OP, है ना, OP क्या है, पोजीशन वेक्टर है r, तो पोजीशन वेक्टर के जो परपेंडिकुलर लगेगा उधर क्या लगेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी इक्वेटोरियल लाइन पर। आइए डिस्कस करते हैं जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने माना है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस इज 2a, दिस इज द सेंटर O, और कोई जनरल पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई जनरल पॉइंट है P। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, सेंटर O से लेकर के जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस हम क्या सपोज करते आ रहे हैं, r। ठीक है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि OP जो है, OP वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है, r वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहा है OP वेक्टर। और माइनस क्यू चार्ज से लेकर प्लस क्यू चार्ज तक की जो डायरेक्शन थी, किसकी डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि कौन सी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है, किस किस के बीच में एंगल थीटा, लिखेंगे थीटा, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर which is OP वेक्टर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट which is P, इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब थीटा अगर आप 0 ले लोगे तो ये पॉइंट P जो है वो यहाँ आ जाएगा, है ना, कहीं यहाँ आ जाएगा पॉइंट P, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सियल लाइन हो जाएगी। एक्सियल लाइन के अबाउट क्या आ जाएगा, पॉइंट P आ जाएगा, जहां पर आपका फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर थीटा को 90 डिग्री आप जनरल केस ले लेते हैं तो थीटा 90 डिग्री होने पर पॉइंट P कहीं यहाँ नजर आएगा आपको, है ना, यहाँ पर नजर आएगा। और ये कौन सा है पॉइंट, ये पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पर, है ना, इक्वेटोरियल लाइन पर। और इक्वेटोरियल लाइन पर तो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, अभी हम किसी जनरल पॉइंट पर, ठीक है, जनरल पॉइंट पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, थीटा हमने मान लिया कि एंगल है पोजीशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थीटा है तो दो कंपोनेंट रिजोल्व होंगे P के, एक इस डायरेक्शन में और एक नॉर्मली इस डायरेक्शन में।
ठीक है। इस डायरेक्शन कौन सा होगा, अलोंग द थीटा p cos थीटा होगा, p cos थीटा, और इस डायरेक्शन कौन सा होगा, p sin थीटा होगा। यही बात है, ठीक है। अलोंग द एंगल थीटा द कंपोनेंट ऑफ p इज p cos थीटा एंड नॉर्मल टू दिस देयर इज a p sin थीटा कंपोनेंट, है ना। और अब देखिए यहाँ पर p cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट P पर प्रोड्यूस होगी, और P sin थीटा की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट P पर प्रोड्यूस होगी। हम दोनों की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो निकाल लेंगे, और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। वहां से क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक बार P cos थीटा की वजह से कितना जो है वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो देखिए P cos थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में क्या है, पॉइंट P है ना। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर लग रहा होगा उसका कंपोनेंट है ना। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का कंपोनेंट है उसी डायरेक्शन में पॉइंट P है, यानी कि ये जो लाइन है P cos थीटा के लिए किसका काम कर रही है, एक्सियल लाइन का काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है, एक्सियल लाइन का, ठीक है। और एक्सियल लाइन के केस में पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड होती है, किसके, पोजीशन वेक्टर के, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। इसको E1 नाम दे दें, ठीक है। E1 नाम दे दिया। E1 वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है P cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से, कहां पर, पॉइंट P पर हमने डायरेक्शन शो करी है। बाद में हम इसका जो है मैग्नीट्यूड भी देखेंगे। उसके बाद आ जाइए P sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। P sin थीटा किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना। और पॉइंट P किधर है, पॉइंट P इस लाइन के अलोंग, पॉइंट P इस लाइन के अलोंग। दोनों के बीच में एंगल देखें तो कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो इधर है, और पॉइंट P जो है वो इस लाइन के अलोंग जो 90 डिग्री पर है उधर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, किसके लिए, P sin थीटा कंपोनेंट के लिए, act as equatorial line for किसके लिए, P sin थीटा के लिए, and act as the axial line for what, for P cos थीटा component, for P cos थीटा component, ठीक है। and P sin थीटा component के लिए equatorial line, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है फिर उसके बाद, देखिए हमने कहा था कि इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट P पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, पोजीशन वेक्टर r। तो इधर हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर इधर है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P sin थीटा की वजह से इधर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं E2 हो जाएगी, है ना। तो हम फाइंड आउट करेंगे E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, और फिर उसके बाद में हम रिजल्टेंट ले लेंगे। रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। एक चीज और हम यहाँ से देखेंगे कि देखिए E2 जो है उस वेक्टर को हम कम शो करेंगे, लेसर शो करेंगे, कम से कम हाफ। क्यों, ऐसा क्यों किया हमने, देखिए E1 जो है ये एक्सियल लाइन के लिए है, एक्सियल लाइन के लिए जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, है ना। वैसे फॉर्मूला क्या था एक्सियल लाइन के लिए, 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, लेकिन क्योंकि हम E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं पॉइंट P पर, ये किसकी वजह से है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P cos थीटा इस कंपोनेंट की वजह से है ना। तो P cos थीटा जो है, P की जगह कितना आ जाएगा, P cos थीटा आ जाएगा। ये जो अपने पास आएगा ये आएगा रिजल्ट, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू P cos थीटा कंपोनेंट, ड्यू टू P cos थीटा कंपोनेंट। और अगर हम देखें E2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा कंपोनेंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा कंपोनेंट कहां पर, पॉइंट P पर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसका फॉर्मूला क्या था, P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। लेकिन अब P तो थोड़ा है, यहाँ पर क्या है, P sin थीटा है, यहाँ P क्या लिख देंगे, P sin थीटा लिख देंगे, है ना। यही बात थी ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने हाफ क्यों शो किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल, यानी कि स्ट्रेंथ जो होती है ना, स्ट्रेंथ वो एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होती है। कितनी होती है, ट्वाइस होती है, किसके, इक्वेटोरियल। जहां पर इक्वेटोरियल लाइन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे उसके ट्वाइस वैल्यू आपको मिलेगी देन द एक्सियल लाइन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे उसके, ठीक है। सो दिस रिलेशन
हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, कहां पर, जब हमने फाइंड आउट किया था इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उस टाइम पे मैंने बताया था कि ई एक्सियल डिवाइडेड बाय टी इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है, ठीक है। तो क्योंकि एक्सियल लाइन किसके लिए है, एक्सियल लाइन है पी कोस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से, जो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दे रहा है, तो E1 जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। देख रहे हैं यहाँ से एक्सियल लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ट्वाइस होगा किसके, इसके, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर ज्यादा शो होगा, ठीक है, ये वेक्टर ज्यादा शो होगा, इसकी लेंथ ज्यादा होगी देन दिस वेक्टर, ठीक है, और कितना होगा, ट्वाइस होगी। E1 की जो मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस होगा E2 वेक्टर के, इसलिए हमने वेक्टर की जो लेंथ है वो भी हमने ट्वाइस ही रखी है यहाँ पर, ठीक है। और रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, है ना, ER से नोट कर दें इसको, रिजल्टेंट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपने निकालना है रिजल्टेंट कितना आएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ई रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, अंडर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है, जब दो वेक्टर्स लग रहे होते हैं और आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है, उसका फॉर्मूला होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, है ना। यहां पर अगर हम देखें थीटा क्या है, E1 और E2 के बीच में कितना एंगल है, तो E1 और E2 के बीच में कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, 90 डिग्री है ना, तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 कितनी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, cos 90 वैल्यू 0, सो 2E1 E2 cos 90 डिग्री इट गोस टू बी 0। और यहाँ से हम E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। E1 की वैल्यू आई है 2p cos थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्सियल लाइन के लिए 2p डिवाइडेड बाय 4πr², लेकिन क्योंकि अपने पास p जो है वो p ना होकर के क्या कंपोनेंट है, p cos थीटा, इसके लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं आप, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, p cos थीटा, तो यहाँ वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πr³ इसका होल स्क्वायर, एंड प्लस में E2 की वैल्यू रखेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो p sin थीटा डिवाइडेड बाय 4πr³ इसका होल स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा अपने पास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ऑफ, देखिए यहाँ से p डिवाइडेड बाय 4πr³, यहाँ से भी p डिवाइडेड बाय 4πr³, और इसका क्या लग रहा है, होल स्क्वायर, दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा, ठीक है, क्या आया कॉमन, p डिवाइडेड बाय 4πr³ और इसका होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स में से कॉमन आया, तो बच क्या गया, फिर पहली वाली टर्म से बचा 2 cos थीटा इसका होल स्क्वायर, क्या आएगा ये 4 cos स्क्वायर थीटा, है ना, कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में फिर sin थीटा बचेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इट गिव्स यू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। इस टर्म को अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे, है ना, तो ये स्क्वायर जो है अंडर रूट हाफ है ऊपर, तो कैंसिल हो जाएगा, इट गिव्स यू p डिवाइडेड बाय 4πr³, ठीक है, और रूट में क्या बचेगा, रूट में बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा की टर्म है, एक sin स्क्वायर थीटा की टर्म है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे यहाँ से। अगर आइडेंटिटी आप यूज करते हैं तो p डिवाइडेड बाय 4πr³, और इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद वो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड at any general point P due to electric dipole. This is the general formula, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में हम एंगल सपोज करके चलते हैं अल्फा, जहां अल्फा हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा। So let alpha be the angle between resultant field which is ER vector and
एंड पोजीशन वेक्टर R, ठीक है। अब देखिए यहां से इसका मैग्नीट्यूड कितना है, E2 है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है E2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है E1, ठीक है। और जो इसका मैग्नीट्यूड E2 होगा तो ये भी E2 ही है ना, इसके जो पैरेलल में ये वाला जो वैल्यू है, इतना जो वेक्टर है ये वाला, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा E2 ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा E2 का मैग्नीट्यूड विच इज E2 एंड दिस इज E1, है ना। तो देखें ये कितना एंगल है, ये 90 डिग्री आएगा, ये कितना एंगल है 90 डिग्री। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है that this angle is 90 degree, this angle is alpha, ठीक है। ये मैंने कहा कि E2 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा, सो दिस इज आल्सो E2, ठीक है। ये E1 है, ये भी E1 होगा और ये भी E2 होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम tan अल्फा कैलकुलेट करें, tan अल्फा तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, अल्फा के सामने वाला एंगल ये 90 डिग्री, ये वाला परपेंडिकुलर है, E2 डिवाइडेड बाय बेस कितना है E1, सो E2 डिवाइडेड बाय E1, है ना। E2 जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पर, किस कंपोनेंट की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। तो इसकी वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, P sin थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 r क्यूब है, डिवाइडेड बाय E1 की वैल्यू कितनी है 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 r क्यूब। और यहां से अगर हम कैलकुलेट करें कितनी वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा divided by 2. So this is the relation between alpha and theta. This is a relation between alpha and theta angle, ठीक है। tan alpha is equal to tan theta divided by 2. आइए दो केसेस हम डिस्कस करेंगे जब एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा और जब थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। So case 1, when angle theta is 0 डिग्री, है ना। जब थीटा 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट P कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन कौन सी है, ये एक्सियल लाइन है। इस पर हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 2p डिवाइडेड बाय 4πε0 r क्यूब। तो हमें इसे ही वेरीफाई करना है क्या ये रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। अभी जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है वो कितना है, p डिवाइडेड बाय 4πε0 r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थीटा कितना है 0 है प्लस 1 और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, सो 3 into 1 plus 1 which is 4, है ना। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो देखेंगे ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, ठीक है। आल्सो थीटा जब 0 होगा अल्फा की क्या वैल्यू होगी, देखिए tan अल्फा बराबर कितना है tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। जब थीटा 0 होगा तो कितना हो जाएगा tan 0 डिवाइडेड बाय 2 और tan 0 डिग्री कितना होता है, ये होता है 0, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि जो एंगल आएगा किस किस के बीच में, दिस इंप्लाइज दैट एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, पोजीशन वेक्टर r एंड द रिजल्टेंट फील्ड, एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड रिजल्टेंट फील्ड E नेट कह सकते हैं आप, इज 0 डिग्री, ठीक है। और ऐसा ही देखने को मिल रहा था जब एक्सियल लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था किसी पॉइंट P पर, तो देखिए पॉइंट O से लेके पॉइंट P तक उस टाइम पर ये अपने पास क्या था, पोजीशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लग रही थी, है ना। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लग रही थी, यानी कि अगर हम देखें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ से ये चीज वेरीफाई होती है, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं, सो केस 2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर ये P जो पॉइंट है ये कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं पर आ जाएगा, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट लग रहा है P उसके क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये लाइन कौन सी हो जाएगी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट P पर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू कितनी आती थी P डिवाइडेड बाय 4πε0 r क्यूब। इसे ही हमें यहाँ पर क्या करना है वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अभी जो हमने कैलकुलेट किया फॉर्मूला वो कितना है P डिवाइडेड बाय 4πε0 r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3
cos स्क्वायर थीटा विच इज 90 डिग्री प्लस 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है दैट मींस द फार्मूला इज p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ये 0 हो जाएगा और 1 का रूट 1 हो जाएगा देखेंगे फार्मूला क्या है सेम है ठीक है इसका मतलब हमने जो कैलकुलेट किया है फार्मूला एट एनी जनरल पॉइंट वो क्या है सही है आल्सो हम देखें अल्फा की क्या वैल्यू आएगी tan अल्फा इज tan थीटा बाय 2 एंड थीटा इज 90 डिग्री सो tan 90 डिवाइडेड बाय 2 और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इंफिनिटी दैट मींस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 90 डिग्री मींस एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r and resultant field is 90 डिग्री और ऐसा देखने को मिल रहा था यहाँ पर अगर पॉइंट P यहाँ पर कहीं होता और इक्वेटोरियल लाइन पर हमने जब फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो अपने पास पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में थी और रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही थी है ना इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फील्ड लगी दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री अभी भी कितना है 90 डिग्री इसका मतलब हमने जो फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं दोनों ये इंपॉर्टेंट है एट एनी जनरल पॉइंट P और ये अपने वेरीफाई कर रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर भी और इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू